वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीबीसी के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि सीबीसी बेसिकली बहुत सारे टेस्टों का कम्बिनेशन होता है कि जिसमें ब्लड के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसी वजह से इसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है। यानी कि इसमें हम ब्लड के हर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे जो कि हमारी रिपोर्ट्स में सेल्स दिए गए होते हैं कि उनके बढ़ जाने की वजह क्या होती है, उनके कम हो जाने की वजह क्या होती है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ मेल में, फीमेल में या फिर बच्चों में क्या क्या रहती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सीबीसी की रिपोर्ट को। सीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ब्लड के बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो इन पैरामीटर्स को बाज़-औक़ात हमें नहीं पता होता कि इनका मतलब क्या है या इसके ज़्यादा होने से या कम होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब के सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीसीज़ को। आरबीसीज़ को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स और हम इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेथ्रो मीन्स रेड और साइट्स मीन्स सेल्स यानी कि रेड सेल्स। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं और ये हमारी फुल बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी सारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उन तक ये ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा देते हैं। अब वहाँ से ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन सेल्स में वो वापस लेके आते हैं और वो लंग्स को देते हैं और लंग्स से हम अपनी सांस के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हवा में खारिज कर देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना, ये काम होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का यानी कि आरबीसीज़ का। अब हम इन आरबीसीज़ की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम मेल में देखें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो हैं 4.5 से 6 मिलियंस पर mm³ और अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ फीमेल में देखें तो वो हैं 4.2 से लेके 5.4 मिलियंस पर mm³ तक। अब हम देख लेते हैं कि ये तो है नॉर्मल वैल्यूज़, लेकिन अगर ये आरबीसी जो हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पोलेसाइथीमिया। यानी कि पोलेसाइथीमिया एक कंडीशन होती है कि जिसमें आरबीसीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे ब्लड में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। इसको हम पोलेसाइथीमिया भी कहते हैं और इरेथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं। और अगर यही वैल्यूज़ जो हैं यानी कि आरबीसीज़ की क्वांटिटी जो है वो हमारे ब्लड में कम हो जाए, यानी कि थोड़ी रह जाए, वो किसी भी कारण से हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है या कोई और रीज़न हो सकती है या फिर ब्लड लॉस हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की यानी कि एचबी की। अब मेल में जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 14 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल तक नॉर्मल होती हैं और फीमेल में 12 से लेकर 14 ग्राम पर डीएल तक नॉर्मल मानी जाती हैं। यानी कि मेल में 18 ग्राम तक नॉर्मल है और फीमेल में जो है वो 14 ग्राम तक नॉर्मल मानी जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट यानी कि HCT और हम हीमेटोक्रिट को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि PCV भी इसको बोला जाता है। अब ये बेसिकली होता है परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड इज़ नॉन एज HCT। यानी कि जब हम परसेंटेज देखते हैं आरबीसीज़ की हमारे ब्लड में तो उस टेस्ट को PCV या फिर HCT बोला जाता है। अब अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये 40 से 54% तक मेल में नॉर्मल होता है, जबकि फीमेल में 36 से 48% तक नॉर्मल होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट में HCT की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ से कम है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर एनीमिया है किसी पेशेंट को उसका भी लो HCT आ सकता है, या फिर अगर किसी ने कोई ज़्यादा पानी पीता है यानी कि ओवर हाइड्रेशन है तो उस केस में भी HCT जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या सीवियर ब्लड लॉस हो जाए तो उस केस में भी जो HCT है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो आरबीसीज़ हैं वो हमारे ब्लड में कम रह जाएंगे। अगर हम अब हाई HCT की बात करें यानी कि HCT जो है यानी कि परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो वो किस वजह से हो सकती हैं? वो हो सकती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी कि कम पानी पीने की वजह से भी
हाई एचसीटी हो सकता है, और इसके अलावा पोलीसाइथीमिया जिसको हम बोलते हैं कि आरबीसीज का हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाना, तो इसमें भी एचसीटी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी को कोई लंग्स डिजीज़ है यानी कि फेफड़ों की कोई बीमारी है, तो उस केस में भी जो एचसीटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि एमसीवी। अब बेसिकली एमसीवी क्या है? एमसीवी ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि आरबीसीज का साइज़ कैसा है, यानी कि साइज़ जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। जैसे कि हम एचसीटी में देखते थे कि ब्लड में जो आरबीसीज की परसेंटेज है वो कितनी है, तो इसी तरह हम एमसीवी में देखेंगे जो आरबीसीज का साइज़ है वो कितना है। यानी कि अगर साइज़ नॉर्मल है तो हम उसको नॉर्मोसाइटिक बोलेंगे, और अगर बड़ा है तो हम उसको मैक्रोसाइटिक बोलेंगे। अगर आरबीसीज का साइज़ जो है वो छोटा है, कम है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। अब हम एमसीवी की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। 80 से 100 फेम्टोलीटर तक इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल मानी जाती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हाई एमसीवी क्यों होता है और लो एमसीवी क्यों होता है। अगर जस्ट इन अ केस कि आपकी रिपोर्ट में हाई एमसीवी है, तो हाई एमसीवी होने को हम बोलेंगे मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस होता है यानी कि जो सेल का साइज़ है वो अपने नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, तो इस कंडीशन को हम मैक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ये कंडीशन जो होती है वो होती क्यों है? वो होती है विटामिन B12 की कमी से या फिर फोलिक एसिड की कमी से। यानी कि अगर किसी पेशेंट को विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड की कमी होगी तो जो उसका एमसीवी है वो हाई आएगा। अब अगर हम लो एमसीवी की बात करें तो लो एमसीवी की कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसाइटोसिस, यानी कि जो आरबीसीज का जो साइज़ है वो अपने नॉर्मल से छोटा हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो ये होता क्यों है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जो एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है उस कंडीशन में, और उसके अलावा थैलेसीमिया में ये लो एमसीवी हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास MCH यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब ये आपकी रिपोर्ट में MCH के नाम से आपको दिखाई देगा। MCH बेसिकली होता है कि आरबीसीज के ऊपर जो हीमोग्लोबिन लगी रहती है वो कितनी एवरेज है, यानी कि उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है। यानी कि हीमोग्लोबिन को हमने देखना है जो कि आरबीसीज के ऊपर डिपॉजिट होती है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू बेसिकली होती है वो होती है 27 to 33 पिकोग्राम पर सेल, यानी कि हर सेल के ऊपर 27 से 33 पिकोग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो डिपॉजिट रहती है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके बढ़ने की क्या वजह है या फिर इसके कम हो जाने की क्या वजह है। अब हाई एमसीएच जो होगा वो मैक्रोसिटिक एनीमिया में होगा, यानी कि या तो फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से होगा या फिर फोलिक एसिड की कमी की वजह से होगा। और लो एमसीएच का मतलब होता है कि जो HB है यानी कि हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज पर कम डिपॉजिट है, तो इसको हम ये होगा माइक्रोसिटिक एनीमिया की कंडीशन में। और ये बेसिकली होता है आयरन डेफिशिएंसी में, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया होगा तो वो माइक्रोसिटिक कंडीशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी कि MCHC। तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि आरबीसीज में जो कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की वो कितनी है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 31 से 37 ग्राम पर DL तक नॉर्मल होती है। अब बेसिकली इसमें है ये कि जो आरबीसी की शेप होती है वो होती है बाइकनकेव, और बाइकनकेव शेप के ऊपर हमें HB की जो कंसंट्रेशन है वो तो दिखाई देगी, लेकिन जब किसी प्रॉब्लम की वजह से ये आरबीसीज की जो शेप है वो गोल हो जाएगी तो उस केस में जो HB है वो उसमें नहीं रहेगी। इसीलिए हाई MCHC का रीज़न ये होता है कि वो हेरिडेटरी सेफेरोसाइटोसिस होता है, यानी कि जो सेल्स की शेप है वो गोल होती है, और ये बेसिकली होती है हेरिडेटरी, यानी कि अपने आबाओ अजदाद की तरफ से ये बीमारी आती है। अब हम बात करते हैं लो MCHC की। अब इसमें ये होता है कि बेसिकली जो आरबीसीज का जो वही शेप होती है वो बाइकनकेव होती है, लेकिन इसमें भी जो आरबीसीज हैं वो अपनी असल शेप में नहीं रहते बल्कि गोल हो जाते हैं, और इसके ज़्यादा हो जाने को हम बोल देते हैं कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। और ये जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया है ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब हमारे ब्लड में आरबीसीज के अलावा जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम TLC काउंट भी कहते हैं या फिर ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये हमारे जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं। बेसिकली ये हमारी
बॉडी की ऐसे समझ लें कि आप आर्मी होती हैं जो कि अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है तो ये सेल्स उनके साथ फाइट करते हैं, लड़ते हैं और उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है हमारी बॉडी में 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर तक। ये जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत लैब टू लैब वेरी भी कर सकती हैं। अब अगर हम हाई टीएलसी काउंट की बात करें, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है उसके हाई होने की वजह जो है वो अगर हम देखें कि अगर इसकी वैल्यूज़ हैं वो 11000 से ज़्यादा हमें दिखाई दें तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई सर्टेन किस्म की जो ल्यूकीमिया की डिजीज़ है वो हो सकती है। और अगर हम इसकी लो होने की बात करें, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ 4000 से कम है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि कमज़ोर है, उसकी आर्मी कमज़ोर है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि बोन मैरो इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर HIV या फिर एड्स जैसी कोई बीमारी हो सकती है। तो इस केस में भी जो ल्यूकोसाइट काउंट होगा वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि DLC की। बेसिकली DLC ये होता है कि जो हमारे WBCs होते हैं उनकी 5 टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स की परसेंटेज को देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो होता है DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब यहाँ पर जो हमारे WBCs की टाइप्स हैं मेन वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स यानी कि पोलीसाइट, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये पांचों की पांचों जो हैं वो हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि WBCs की जो 5 टाइप्स हैं वो ये हैं। और जब हमें इन सेल्स की परसेंटेज का पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में कितनी परसेंटेज है किस सेल की, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन है और किस टाइप का इन्फेक्शन है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। अब ये जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि WBCs में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं कि जब बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है या कोई बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले फाइट करने के लिए हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वही पहुंचते हैं। और बेसिकली ये होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो वो होती हैं 40 से 70% तक। और अगर हम हाई न्यूट्रोफिल्स की बात करें, यानी कि अगर किसी की रिपोर्ट में ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 70 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे न्यूट्रोफीलिया, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो अपने नॉर्मल वैल्यूज से ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश वगैरह है। और अगर हम लो न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो हम लो न्यूट्रोफिल्स में ये होता है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नॉर्मल से कम होती हैं, तो इसको हम लो न्यूट्रोफिल्स कहते हैं और इस कंडीशन को हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। और ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो सेल्स हैं वो है लिम्फोसाइट्स, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि IgG हो गया, IgA हो गया, IgM वगैरह हो गया। तो ये जो 5 हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं तो उनको प्रोड्यूस करते हैं। इन सेल्स की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है हमारे ब्लड में वो होती है 20 से 40% तक। अगर हमारे जो रिपोर्ट है उसमें हाई वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। और ये इंडिकेट करता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है। और अगर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कम है, यानी कि 20% से कम है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लिम्फोपीनिया। और ये भी सजेस्ट करेगा कि वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है या फिर कोई बोन मैरो का इशू या फिर कोई उसकी डिजीज़ हो सकती है। तो इन सब कंडीशंस में ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं वो हमारे बॉडी में ये काम करते हैं कि ये हमारी ब्लड में जो मौजूद डेड सेल्स होते हैं और इसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं या फिर बाकी सेल्स की डेब्रीज वगैरह होती हैं तो उनको हमारे ब्लड से रिमूव करते हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 2 से 8% तक। अब हम देख लेते हैं कि अगर यही मोनोसाइट्स हाई हैं, यानी कि अपनी नॉर्मल वैल्यूज से ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसाइटोसिस, यानी कि जो मोनोसाइट्स हैं वो ज़्यादा हैं हमारे ब्लड में।
और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि या तो पेशेंट को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी वगैरह हो गया, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वगैरह है। तो इन सब की वजह से जो मोनोसाइट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स बेसिकली जो होते हैं वो पैरासाइट्स से फाइट करते हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी में या हमारी स्किन पे कोई पैरासाइट्स हैं तो उस कंडीशन में ये जो ईओसिनोफिल्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो एलर्जिक रिएक्शन में भी ईओसिनोफिल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 1 से लेके 4% तक नॉर्मल होती हैं, और हाई ईओसिनोफिल्स जो होती हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं ईओसिनोफिलिया, यानी कि ईओसिनोफिलिया मीन्स ज़्यादा हो जाना ईओसिनोफिल्स का। और ये बेसिकली अगर किसी पेशेंट को एलर्जीज़ हैं यानी कि एस्थमा है या फिर हे फीवर है तो उस कंडीशन में भी जो ईओसिनोफिल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इन सब के सब कंडीशंस में जो ईओसिनोफिल्स हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास बेजोफिल। अब जो बेजोफिल्स होते हैं बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो एक केमिकल रिलीज करते हैं हमारे ब्लड में जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं, और जिस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन में ये जो बेजोफिल्स होते हैं ये हिस्टामिन एक केमिकल होता है वो रिलीज करते हैं, मतलब इनका जो बेसिकली काम होता है। बेजोफिल की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो हमारे ब्लड में होती हैं 0.5 से 1% तक, और अगर हाई बेजोफिल्स है यानी कि ज़्यादा बेजोफिल हैं अपनी नॉर्मल वैल्यू से तो उस कंडीशन को हम बेजोफिलिया बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि या तो कोई क्रॉनिक एलर्जीज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, या फिर सर्टेन जो ब्लड डिसऑर्डर्स यानी कि ल्यूकीमिया वगैरह है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में जो बेजोफिल्स होते हैं वो ज़्यादा हमें अपनी रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट काउंट। ये भी हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं। प्लेटलेट काउंट का बेसिकली जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि अगर किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या फिर कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वहाँ पे जो ये प्लेटलेट हैं वो इकट्ठे होके वहाँ पर एक क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट का ब्लड है वो लॉस नहीं होता, यानी कि ब्लड ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। अब इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर किसी पेशेंट के हाई प्लेटलेट्स काउंट्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे, यानी कि प्लेटलेट जो हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज से ज़्यादा हैं। अब ये ज़्यादा क्यों हो जाएंगे भला? ये हो जाएंगे किसी ना किसी इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, या फिर कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उस कंडीशन में भी जो हमारे पास जो प्लेटलेट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं हमारी रिपोर्ट में। और अगर हम लो प्लेटलेट की बात करें तो अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में लो प्लेटलेट आ रहे हैं यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो अपने नॉर्मल वैल्यूज से 1.5 लाख से कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये बेसिकली होता है कोई वायरल इन्फेक्शन में, जैसे कि डेंगू वगैरह हो गया। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो ये डे बाय डे जो है वो प्लेटलेट काउंट वो कम होते रहते हैं पेशेंट के। इसके अलावा कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया जैसे कि ल्यूकीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो गया, तो इन सब की सब कंडीशन में जो प्लेटलेट हैं वो पेशेंट की रिपोर्ट में नॉर्मल से कम हो जाएंगे, यानी कि बतदरीज वो जो हैं वो गिरते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम यानी कि एमपीवी। अब एमपीवी बेसिकली होता है कि जो हमारे प्लेटलेट हैं उनके साइज को देखने के लिए, यानी कि उनका एवरेज साइज है जो प्लेटलेट हैं उनका कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 7.5 से लेकर 11.5 फेम्टोलीटर्स तक। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारी रिपोर्ट में हाई एमपीवी है तो उसका मतलब क्या होता है। हाई एमपीवी का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट का साइज़ है वो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा है। तो ये होता है बेसिकली कि अगर जो प्लेटलेट हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी कि प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही हो, तो उस कंडीशन में जो प्लेटलेट का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो हमारे पास इसका एमपीवी है वो पेशेंट का बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं लो एमपीवी की। तो लो एमपीवी ये इंडिकेट करता है कि जो प्लेटलेट का साइज़ है
वो अपने नॉर्मल साइज़ से छोटा हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो ये इंडिकेट करेगा कि कोई बोन मैरो की कोई डिज़ीज़ है, तो उस डिज़ीज़ में इस पेशेंट का जो एमपीवी है वो कम हो गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।